देखिए, एमडी चोपदार जी मुस्लिम समाज के कोई ठेकेदार नहीं है और उनसे बहुत ज़्यादा ज़हीन लोग और समझदार लोग इस समाज में हैं। पूरा मुस्लिम समाज एकजुट है। मैंने तो कभी नहीं कहा मैं ठेकेदार, मैं तो समाज का सिपाही हूँ। मुसलमान अगर अपनी बात उठाता तो कोई इसमें तकलीफ किसको, वो बताओ ना मेरे को। मुसलमान आवाज नहीं उठा सकता क्या? जितने सही बात है, हमारे वोटों से जीते, इनका खुद का समाज तो इनको वोट देता ही नहीं है। वैचारिक मंचों का कोई रजिस्ट्रेशन होता है क्या यार? क्या तकलीफ किसको हो रही है, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रही है। इतनी तिलमिलाट क्यों है? जैसे राजेंद्र गुढ़ा जी भी हैं, वो काफ़ी समय से यहाँ पर हैं, तो समाज अब किस तरफ जाएगा? आपको लगा नहीं सर कि कांग्रेस में नहीं बन रहा है, चलो बीजेपी में अपने किसी भाई का कैरियर बन रहा है, वो विधायक बन रहा है, कल को सांसद बनेगा, क्या पता राष्ट्रपति भी बन जाए, तो अपन उसका कैरियर बनने देते हैं। हाँ, ये गलती है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। जैसा कि झुंझुनू उपचुनाव इस समय चल रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से अमित ओला जी ने अपना नामांकन फॉर्म जो है ये भर दिया है, तो कांग्रेस ने इस बार विजेंद्र ओला जी के पुत्र अमित ओला जी को प्रत्याशी बनाया है और उन्हें मैदान में उतारा गया है। यानी ओला परिवार की जो तीसरी पीढ़ी है वो मैदान में आ चुकी है। इधर मुस्लिमों का एक वर्ग है जो कि अपनी महापंचायत करता है और उनका जो न्याय मंच है वो काफ़ी लंबे समय से लगातार ये आवाज़ उठा रहा था कि इस बार जो कांग्रेस है वो किसी मुस्लिम को अपना उम्मीदवार बनाए, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। और महापंचायत के द्वारा, न्याय मंच के द्वारा इस तरह की भी बातें की जाती हैं कि यदि टिकट नहीं तो वोट नहीं या फिर वफादारी खत्म। तो कल जब अमित ओला जी ने अपना नामांकन फॉर्म भरा था, इसके बाद में तेजस न्यूज़ से उनकी बात हुई थी और जब न्याय मंच के बारे में और एमडी चोपदार साहब के बारे में उनसे बात की गई थी, तो उन्होंने दो टूक शब्दों में ये कहा था कि एमडी चोपदार साहब जो हैं वो कोई मुसलमानों के ठेकेदार नहीं हैं। इसके अतिरिक्त जो अन्य भी पदाधिकारी थे, जो दूसरे वहाँ पर मुस्लिम लीडर भी थे, जब उनसे बात हुई तो उन्होंने न्याय मंच पर भी ये सवाल उठाए थे कि ये कोई मंच नहीं है या इसका कोई वजूद नहीं है, इनका कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं है और इनके कोई पदाधिकारियों का पता नहीं है। तो इस तरह की बातें उठाई गई थी। तो आज तेजस न्यूज़ ने इस संबंध में एमडी चोपदार साहब से बात की, उन्होंने तेजस न्यूज़ से बात की और इन चीज़ों पर पलटवार किया आप कह सकते हैं, या तीखी प्रतिक्रिया दी आप कह सकते हैं, या अपने विचार रखे, जो भी है वो आप कह सकते हैं। तो एमडी चोपदार साहब से आज तेजस न्यूज़ की बात हुई। इसके साथ में ये भी पूछा गया कि जो मुस्लिम वर्ग है वो बीजेपी से इतना खफा क्यों रहता है, ये बीजेपी को कभी वोट क्यों नहीं करते हैं। इसके साथ में एक और बात आई कि भाई राजेंद्र गुढ़ा जी जो हैं वो यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से मुस्लिमों के लिए काम कर रहे हैं, तो जो मुस्लिम वर्ग है वो राजेंद्र गुढ़ा जी के पक्ष में जा सकता है, नहीं जा सकता है, कितना जा सकता है। और एक बात ये भी कही गई थी कि जो एमडी चोपदार साहब हैं उनका जो मंत्री पद का दर्जा है या जो सुविधाएं हैं वो आज की तारीख में बीजेपी दे रही है, तो वो बीजेपी के व्यक्ति हुए या बीजेपी के कैंडिडेट हुए, इस तरह की कुछ बातें आई थी। तो इन बातों पर आज उनसे बात की गई और उन्होंने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। तो हमारे साथ में हैं एमडी चोपदार सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आप लोगों की ये जो महापंचायत हुई थी और न्याय मंच था, आप लोगों की काफ़ी लंबे समय से ये मांग चल रही थी कि इस बार कांग्रेस किसी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट दे, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने टिकट जो है ये अमित ओला जी को दी है। ये मुस्लिम समाज ने तो सदैव टिकट की मांग की है। कौन कह रहा पहली बार मांग की है? 2014 में मैंने लोकसभा का मांगा, 18 में मैंने मांगा विधानसभा का, 23 में मैंने मांगा है, 24 का तो मैंने सेक्रीफाइस किया कि अगर मेरे से कोई दिक्कत कोई तकलीफ है तो किसी भी मुस्लिम समाज की 17,000 बिरादरी है, 17,000 वोट है, 30 बिरादरी है, किसी को टिकट दे दो, नॉर्मल सी बात है। और उपचुनाव है, दे देनी चाहिए थी। तो आप लोगों की मांग थी लेकिन वो नहीं दिया गया। जैसा आप लोग कह रहे थे कि भाई 70 साल से विधानसभा की कोई टिकट नहीं दी गई है, तो इस बार दी जानी चाहिए, लेकिन नहीं दी गई है। तो अब उससे आप लोगों की या मुस्लिम समाज की पहले तो सर क्या मानसिक स्थिति है? कुछ ऐसा है क्या कि जैसे दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, खुद को भी हमने मिटा डाला मगर फासले दो दर में आके रह गए? ये समाज का दिल तो टूटा ही है। समाज तो बड़ा मायूस है, समाज का दिल तो टूटा ही है। बिना तो इस कोई सीट से आना, कोई सत्ता का फर्क था, कोई हार जीत का तो कोई फर्क ही नहीं था। दे देने चाहिए। हम तो मैं तो बार बार कह रहा हूँ, इतनी कोई बात ही नहीं थी। इसको इतना इश्यू बनाने की क्या नौबत आ गई थी? अच्छा। जब हरीश मीणा जी ने और मुरारी मीणा जी ने अपने परिवार के लिए त्याग किया तो हमारे आदरणीय साहब को भी त्याग करना चाहिए था।
उन्होंने भी किसी न किसी समर्थक को तो दिलाई है, अपने समर्थक को दिला देते, बेटे की अपने समर्थक को दिला देते। हम तो ये भी कह रहे थे आप अपने किसी समर्थक को दिला दो। तो मतलब मुस्लिम समाज में इसको लेकर के काफ़ी दुख है, दर्द है, पीड़ा है। बिल्कुल दुख है, दर्द है, पीड़ा है। बिल्कुल। लेकिन वो लोग ये कहते हैं कि सर जैसे कि वो मतलब चलिए विधानसभा की नहीं दी गई लेकिन सांसद बनाए गए हैं, फिर नगर परिषद की बात आती है, नगर परिषद में भी आप लोगों के चेयरमैन हैं, कांग्रेस में पदाधिकारी भी रहे हैं, तो पद तो दिए ही जा रहे हैं। कोई पद नहीं दिए जा रहे, झूठ बात है ये। झुंझुनू विधानसभा का कोई मुसलमान पीसीसी का मेंबर नहीं बना, आज तक कोई एसीसी का मेंबर नहीं बना, कभी जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नहीं बना, न प्रधान बना, न प्रमुख बना, न वोटिंग प्रणाली से कोई बना, न संगठन के आधार पे बना। और ये कंडीशन है मेरे भाई कि अगर एमपी की आपने टिकट दी तो कांग्रेस का एहसान है। 2 बार टिकट दी तो 4 बार टिकट दी, 2 बार कैप्टन अयूब साहब जीत कर गए हैं। टिकट दी तो जीत कर गए हैं ना, यही कह रहा हूँ मैं भी, तो यही कह रहा हूँ बार बार मैं। तो आपने तो विधानसभा की तो टिकट नहीं दी ना, और विधानसभा की टिकट दी तो कैसे जीत के जाएगा कोई? उसकी तो हम सब मदद करें तो ही जीत के जाएगा ना। सर कुछ राजनीतिक हलकों में ऐसी भी चर्चा रही है, सिर्फ चर्चा रही है कि कोई ऐसी बात थी कि जैसे नगर परिषद है वहाँ पर मुस्लिम चेयरमैन रहेंगे और विधायक के लिए उस परिवार से जाएंगे, ऐसा कुछ है? उनका नगर परिषद से क्या लेना देना है? जनता चुनाव वोट देती है। हमारे मोहल्लों में पार्षद को जो चुनाव होते हैं मुस्लिम वोटर है, मुस्लिम कैंडिडेट है। नहीं वो आते तो कांग्रेस की सीट से। किसके? अगर वो तो नॉर्मल लड़े तो भी जीतना तो मुसलमान ही है वहाँ यारो। वार्डों के अंदर कौन सी नई बात आ गई? उसमें कौन सा एहसान है? कौन सा एहसान है इसके अंदर? अच्छा, फिर ये जो जिला कमेटी में जब पर्यवेक्षक आए थे, आप लोगों की मीटिंग हुई थी, तब आपने कहा था कि जो हम लोग हैं वो अब तक वफादार थे और टिकट मिली तो वफादार रहेंगे, लेकिन यदि टिकट नहीं दी गई तो हमारी वफादारी खत्म। मुसलमान निर्णय करेगा, वोट कल थोड़ी पड़ रहे हैं, वोट तो 13 तारीख को पड़ेंगे ना। तो मुस्लिम समाज 70,000 वोट है, निर्णय करेंगे वो। अच्छा, मुस्लिम समाज निर्णय करेगा। आपका व्यक्तिगत कुछ? पार्टी का सिपाही हूँ ना, मैंने तो मांग ली टिकट। मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, अरे भाई मेरे नाम से आपको पीड़ा तो मेरे को मत दो यार, किसी मुसलमान को दे दो। अरे इतना बड़ा दिल मुरारी मीणा जी ने दिखाया, हरीश मीणा जी ने दिखाया, आप भी बड़ा दिल दिखाते। कौन मना कर रहा है आपको? अपने किसी समर्थक को, लाडले को टिकट दिला देते, खुश थे सब लोग। और ये सर जो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन का है, इसमें भी एक बात कही जा रही है कि जैसे बीजेपी की सरकार है तो आप ये सुविधाएं जो हैं ये बीजेपी दे रही है, ऐसा है। मेरे को तो ये बात आई थी कि हम जानते हैं कि पूरी बता देता हूँ। 3 सवाल मत करो, एक ही करो। राजस्थान मदरसा बोर्ड का चेयरमैन मेरे महबूब नेता अशोक गहलोत ने बनाया कि स्थानीय नेता ने मेरी मदद नहीं की। मेरे तो मुस्लिम समाज की, मेरे माँ बाप की दुआ है। और जहाँ तक बीजेपी की बात है तो बीजेपी ने तो आते ही मेरे को हटाया। मैं तो माननीय न्यायालय के आदेश से बैठा हूँ, स्टे लेके बैठा हूँ। पूरे राजस्थान को पता, राजस्थान का पहला आदमी हूँ जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट में न्यायालय से स्टे लेके वापस बैठ गया। वरना बीजेपी ने तो आते ही सबको हटा दिया। बीजेपी रखती कहाँ है? अगर बीजेपी अगर मेरे को बनाती तो मेरे हटाती क्यों? मैं तो हाईकोर्ट से स्टे लेके बैठा हूँ, और कब तक स्टे रहे वो देखी जाएगी। मैं तो मेरी कोशिश तो करूँ। और कल सर इस बारे में अमित ओले जी ने जब फॉर्म भरा था तो उनसे ऐसी कैजुअल बात चल रही थी, तब ये बात आई थी कि मुस्लिम न्याय मंच है और एमडी चौबदार सर हैं वो इस तरह से आवाज़ उठा रहे हैं मुसलमानों की, या वो चाहते हैं कि उनको कोई कैंडिडेट मिले। तो उन्होंने कहा था कि साहब एमडी चौबदार जी हैं वो मुसलमानों के कौन से ठेकेदार हैं, या कोई ठेकेदारी उनकी थोड़ी है। मैंने तो कभी नहीं कहा मैं ठेकेदार, मैं तो समाज का सिपाही हूँ, समाज का नुमाइंदा हूँ, समाज के सुख दुख में रहता हूँ, समाज का व्यक्ति हूँ। तो मेरी बात नहीं उठा सकता क्या? जाट महासभा प्रोग्राम नहीं करता क्या? मेघवाल महासभा प्रोग्राम नहीं करता क्या? हर जाति समाज अपना सभा प्रोग्राम करती है ना, और उसमें सब नहीं जाते हैं क्या? भाई जाट महासभा राजा राम जी प्रोग्राम करते हैं तो उसमें तो जाट समाज तो बीजेपी में भी है, कांग्रेस में भी है, बीएसपी में भी है, निर्दलीय भी है, बागी भी है, सब तरह में है ना। अधिकारी भी है, कर्मचारी भी है, सब है ना। तो जाते हैं ना जाट महासभा प्रोग्राम में। देखा आपने कभी प्रोग्राम? जयपुर में बहुत प्रोग्राम होते हैं ना। तो मुस्लिम न्याय मंच के अंदर अगर मुझे जाना पड़ा तो उसमें कौन सी बुराई है? मुसलमान अगर अपनी बात उठाता तो कोई इसमें तकलीफ किसको? वो बताओ ना मेरे को। मुसलमान आवाज नहीं उठा सकता क्या? नहीं, वो मुसलमान अपनी बात नहीं रख सकता क्या? मतलब ये है कि वो उनका कहना है कि मुसलमानों का सारा समर्थन तो हमारे पास में है और हम इतने सालों से इसीलिए जीत रहे हैं ना उनके वोटों पर। हाँ, तो हमारे वोटों से जीतते, सही बात है, हमारे वोटों से जीतते। इनका खुद का समाज तो इनको वोट देता ही नहीं है। हमारे वोटों से जीतते, कन्फर्म है बात तो। ये बात तो सही बोले वो। 70 साल से हमारे वोटों से जीतते हैं। उनका कहना ये है कि हमारे वोटों से जीतते हैं। उनका कहना है कि आप मतलब
किस अधिकार से या उनकी समाज का आदमी यार, अधिकार क्या होता है? जाट महासभा के अंदर क्या अधिकार होता है? राजा राम जी कोई MP MLA थोड़ी है, वो भी बेचारे समाज के आदमी है। यहाँ भी अगर कोई मुस्लिम न्याय मंच किसी ने बनाया और उसने हमें सबको याद किया तो उनका बड़पन है, हमें बुलाया उसने। अब फिर एक बात ये भी आई थी कि इसका कोई रजिस्ट्रेशन कहाँ है, या न्याय मंच का, या इसके अध्यक्ष कौन है, या फिर मतलब इसमें कहाँ रजिस्ट्रेशन है? वैचारिक मंचों का कोई रजिस्ट्रेशन होता है क्या यार? क्या आप भी पढ़े लिखे PhD होल्डर आदमी हो यार, पत्रकार साहब? वैचारिक मंच इनको खुद का पता नहीं, वो भी खुद कभी घूमे नहीं ना, उनको ये पता नहीं विधानसभा कहाँ से शुरू होती है कहाँ खत्म होती है। उनको ये भी पता नहीं कि क्षेत्र में वोट कितने हैं, गाँव कितने हैं, नगर पालिका कितनी, नगर परिषद कितनी है, कितनी समितियाँ, कितनी कमेटियाँ, पता ही नहीं है खुद को भी। तो मतलब ये सिर्फ वैचारिक मंच था, संगठनात्मक स्तर पे कुछ? अब ये तो वो जवाब दे, वैचारिक मंच होता है वो समाज के लिए होता है, इसमें तकलीफ किसको हो रही है? मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रही है, इतनी तिलमिलाट क्यों है? समाज यार, समाज को बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने सबको वोट डालने का, समाज में अपनी कुरीतियां मिटाने का, समाज को एक करने का अधिकार दिया है ना। बुराई कहाँ है इसके अंदर है? तो अब सर अगली रणनीति मतलब क्या है कि आप लोग ने कहा था कि जैसे टिकट नहीं है तो वोट नहीं है, तो कोई आप लोग अपना कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं या वोट नहीं देने का कर रहे हैं, या जैसे राजेंद्र गुढ़ा जी भी हैं वो काफ़ी समय से यहाँ पर हैं, तो समाज अब किस तरफ जाएगा, या कांग्रेस के साथ ही? मुस्लिम न्याय मंच अपना निर्णय करेगा, समाज अपना निर्णय करेगा। मैं कौन होता हूँ? तो वो करेगा आप ठेकेदार नहीं हो, तो मैं तो नहीं कर रहा हूँ, मैं ठेकेदार हूँ, मैं तो समाज का नुमाइंदा हूँ। 70,000 वोटों में मेरी भी एक वोट की गिनती शुरू होती है, ठीक है भाई, मैं समाज के साथ खड़ा हूँ। और आपकी व्यक्तिगत बात क्या है? आप अभी भी कांग्रेस के वफादार सिपाही हैं? मैं कह रहा हूँ इन्होंने किसी को आज तक कुछ बनाया ही नहीं, मैं तो मेरे दम पे बन के आया हूँ मेरे भाई, मेरे दम पे बन के आया हूँ। मेरे तो नेता गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जी जूली, सचिन पायलट, अशोक गहलोत जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, इन सब से मोहब्बत करता हूँ। उन्होंने मेरे वर्क को देख के मुझे बनाया भाई। और एक आखिरी सवाल सर, कि जैसे आपने ये भी कहा कि हम लोगों ने ना कभी बीजेपी को वोट दिया है ना कभी देंगे, तो ये बीजेपी से सर इतनी बेरुखी किस लिए है? बीजेपी से हम कैसे मांगे यार? माइनॉरिटी के खिलाफ है साफ सुथरी। मैं वोट देने की बात कर रहा हूँ कि आप लोगों ने कभी वोट नहीं दिया, आपने ऐसा कहा हम आगे भी कभी नहीं देंगे, तो पूरे देश में तो पड़ रहा है ना सर। जैसे मोदी जी को भी मुसलमान वोट देता है तब तो वो इतने प्रचंड बहुमत से जीते हैं, तो झुंझुनू में ऐसा क्या है, मतलब इतना फासला किस लिए? मेरे हिसाब से तो कोई देश का मुसलमान बीजेपी को वोट देता नहीं है। आपके पास कहाँ से रिपोर्ट आ गई कि मुसलमान बीजेपी को वोट देता है? मोदी जी जैसे पिछले कार्यकाल में इतने प्रचंड बहुमत से जीते, यहाँ से 25 की 25 सीटें। पता है मुसलमान तो देखो वफादार वोटर है कांग्रेस का, कांग्रेस के अलावा वोट नहीं देता, या कांग्रेसी विचारधारा जैसी जो सांप्रदायिक सौहार्द की जो पार्टियां होती है, जो सेकुलर पार्टियां, उनको वोट देता है। बीजेपी की तो कभी वोट नहीं दिया, नाच देगा नागे देगा, मेरे को तो उम्मीद नहीं कभी वोट दे देगा। नहीं, अब कांग्रेस आप कहते हैं कि विधानसभा में खड़ा कर नहीं रही कैंडिडेट, और उधर से जब बीजेपी खड़ा करती है तो आप लोगों ने कहा कि हमने अपने भाइयों की भी राजनीतिक हत्या कर दी है। देख लो इतना बड़ा त्याग क्या होगा। गुल मोहम्मद को हम लोगों ने वोट नहीं दिया, सलीम तंवर जी को वोट नहीं दिया, इससे बड़ा त्याग क्या होगा? नहीं, आपको लगा नहीं सर कि कांग्रेस में नहीं बन रहा है, चलो बीजेपी में अपने किसी भाई का कैरियर बन रहा है, वो विधायक बन रहा है, कल को सांसद बनेगा, क्या पता राष्ट्रपति भी बन जाए, तो अपन उसका कैरियर बनने देते हैं। हाँ, ये गलती है, ये हमारी गलती है। हमने वफादारी दिखाई और हमने हमारे भाइयों की राजनीतिक हत्या की, हमारी गलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग भी कर लेते हैं। आज जाट समाज जो है वो बीजेपी से भी लड़ रहा है, कांग्रेस से भी लड़ रहा है, लेकिन आप लोगों को लग रहा है कि वफा का सिला नहीं मिला आज तक, तो यही हुई। मतलब और आपने टिकट दी तो 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के गया। अच्छा, लेकिन फिलहाल की ये स्थिति है कि आप लोगों को लग रहा है कि पत्थर के सनम तुझे हमने, मतलब कुछ अब वो आपको जितने डायलॉग आते उतने बोल दो, बाकी मुसलमान समाज नाराज है, पूरा नाराज है। अब कोई 2-5% लोग होते हैं जिनको बेचारों को सिर्फ नारे मारने की आदत है, जिनको सिर्फ 2 टाइम खाना चाहिए, नारे मारने हैं, न तो उनकी घरवालियों का वोट उनके पास है, न उनका कोई परिवार का वोट है, वो पूरी जिंदगी इसी काम में लगे रहे बेचारे। तो हम भी खुश हैं और हम उनसे कभी नाराज नहीं होते। हमें पता जब हमारा वक्त आएगा तो हमारे नारे मार देंगे। वो पैदा ही सिर्फ नारा मारने के लिए हुए हैं। तो अब ये आगे मुस्लिम समाज जो है ये मिल बैठ करके डिसाइड करेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कोई मुस्लिम कैंडिडेट को वोट देना है या राजेंद्र गुढ़ा जी के साथ में जाना है, जो भी आपका समाज अब आगे डिसाइड, समाज ही निर्णय करेगा। अब अपने क्या बोल सकते हैं इस विषय में, समाज निर्णय करे। चलिए सर, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।